हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयरक्राफ्ट इन्फ्लुएंसिंग एयरपोर्ट डिजाइन। मतलब कि जब हम लोग को एयरपोर्ट को डिजाइन करना पड़ता है तो उसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल फीचर्स या फिर स्ट्रक्चरल फीचर्स। तो सारे फीचर्स डिपेंड करते हैं कि उस पे जो कौन कौन से किस किस टाइप के एयरक्राफ्ट उस पर लैंड होने वाले हैं या टेक ऑफ करने वाले हैं। तो एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन पर डिपेंड करता है कि आपका एयरपोर्ट का साइज क्या होगा और उसके कैसे कैसे फीचर्स डिजाइन किए जाएंगे। तो उससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि एयरक्राफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या-क्या हैं। तो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो एयरक्राफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हैं एयरक्राफ्ट कैपेसिटी, एयरक्राफ्ट स्पीड, एयरक्राफ्ट वेट एंड व्हील अरेंजमेंट, मिनिमम टर्निंग रेडियस, मिनिमम सर्किलिंग रेडियस, एयरक्राफ्ट का साइज क्या है, टेक ऑफ एंड लैंडिंग डिस्टेंस कितनी है एयरक्राफ्ट की, उसका टाइप ऑफ प्रोपल्सन क्या है, उस जो एयरक्राफ्ट है उसका टायर प्रेशर कितनी होती है और टायर का जो है जो ग्राउंड है उससे कांटेक्ट एरिया कितना है, उसके नॉइज कितना क्रिएट करता है, जो एक एयरक्राफ्ट है उसका रेंज कितना है, मतलब कितना दूर तक वो जा सकता है, कितना डिस्टेंस वो कवर कर सकता है। उसके बाद है फ्यूल स्प्रे जो होता है या नहीं होता है, और जो होता है तो उससे क्या डिफेक्ट आ सकता है आपके एयरपोर्ट के डिफरेंट फीचर्स पर। नेक्स्ट है जेट, जब जेट ब्लास्ट होता है मतलब कि जब जेट इंजन स्टार्ट होता है तो उससे जो हाई स्पीड से जो स्मोक निकलता है या स्मोक निकलता है या फिर आपका हॉट एयर्स निकलते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट आ सकता है। तो वो सारे हैं एयरक्राफ्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, और इससे जो डिजाइन पर हम लोग का इफेक्ट पड़ता है उसको एक एक करके स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है एयरक्राफ्ट कैपेसिटी। इट मीन्स द नंबर ऑफ पैसेंजर हैंडलिंग एबिलिटी ऑफ एन एयरक्राफ्ट। तो एक एयरक्राफ्ट कितने पैसेंजर या कार्गो हैंडल कर सकता है उसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैपेसिटी। तो इससे डिपेंड करता है कि आपका जो है एयरपोर्ट का साइज क्या होगा। मतलब कि अगर कि आपका जो एयरक्राफ्ट है वो बड़े-बड़े साइज का है, उसमें बहुत सारे पैसेंजर आप हैंडल कर सकते हैं एक बार में, तो उन सारे पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए आपको जो टर्मिनल है उसको प्रोसेस करने के लिए आपको मतलब लार्ज टर्मिनल चाहिए होगा। उसके बाद पैसेंजर्स और बैगेज हैंडलिंग कैपेसिटी भी आपको लार्ज चाहिए होगी। कार्गो प्रोसेसिंग जो फैसिलिटी है उसके लिए भी आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। आपको एप्रोन एरिया भी ज़्यादा चाहिए और इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट जो भी रिक्वायर्ड होगी, उसके लिए भी आपको स्पेस चाहिए होगा। तो अगर आपका जो एयरक्राफ्ट का साइज है उस पर डिपेंड करता है कि आपके जो ये सारे फीचर्स हैं एयरपोर्ट के, वो कैसे डिजाइन किए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एयरक्राफ्ट स्पीड की। तो दो तरह के डिफरेंट एयरक्राफ्ट के स्पीड होते हैं, उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। वो क्या है, फर्स्ट है कि एयरक्राफ्ट की एयर स्पीड कितनी है, और सेकेंड है उसकी ग्राउंड स्पीड कितनी है। एयरक्राफ्ट की एयर स्पीड मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है वो एयर के रिस्पेक्ट में कैसे कितनी है, और ग्राउंड के स्पीड का मतलब है कि वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड से वो एयरक्राफ्ट वो ट्रैवल कर रहा है। मतलब कि आपका ग्राउंड है और यहाँ पे आपका एयरक्राफ्ट वो एयर में वो फ्लाई कर रहा है। तो इस केस में जो यहाँ पे विंड है, तो विंड के रिस्पेक्ट में जो एयरक्राफ्ट की स्पीड है उसको बोलते हैं एयर स्पीड, और जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपका जो एयरक्राफ्ट की स्पीड है उसको बोलेंगे ग्राउंड स्पीड। तो हम लोग जब ग्राउंड स्पीड निकालनी होती है तो हम लोग एयरक्राफ्ट स्पीड में से प्लस या माइनस करते हैं विंड की स्पीड, जिसमें प्लस या माइनस जो है वो डिपेंड करता है कि विंड का डायरेक्शन कैसा है। मतलब कि अगर विंड के रिस्पेक्ट में आपका जो है एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई कर रहा है और विंड का जो डायरेक्शन है एयरक्राफ्ट के डायरेक्शन के अलोंग ही है, तो इस केस में ग्राउंड की स्पीड में जो होगी, एयरक्राफ्ट की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो स्पीड होगी वो एयरक्राफ्ट की स्पीड प्लस विंड की स्पीड होगी, क्योंकि ये जो विंड है आपको एयरपोर्ट को मूवमेंट में सपोर्ट कर रहा है। अगर उसी तरह अपोजिट डायरेक्शन में विंड होता है तो इसका मतलब है कि विंड आपके अपोजिट में है, तो आपको नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा इसमें। तो क्या बेनिफिट है आपके हायर स्पीड का? हायर स्पीड की वजह से आपका जो जर्नी टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी टाइम, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशंस है वो बढ़ जाएंगी। मतलब कि एक साथ आप कम टाइम में बहुत सारे एयरक्राफ्ट को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एयरक्राफ्ट है वो इजीली वो फास्ट वो पहुंच रहा है, आपको लैंडिंग हो रही है, टेकअप हो रही है तो फास्ट हो रहा है, तो आप बहुत सारे एयरक्राफ्ट को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। इम्प्रूविंग एंड ब्रॉडनिंग ऑफ एयर नेटवर्क सिस्टम। तो किसी आपके जोन में, किसी एरिया रीजन में आप एयर ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं, चाहते हैं कि एयर ट्रांसपोर्ट ग्रो करे, तो उससे आपको बेनिफिट मिलता है अगर आपका हायर स्पीड होती है तो। और उसके बाद आगे बात की है तो ओवरऑल ड्यू टू हायर स्पीड लॉन्ग रनवे इज रिक्वायर्ड एंड लार्जर फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज ट्रैफिक। तो हमारे पास बहुत सारी बेनिफिट्स तो है, लेकिन उसके लिए आपको लार्जर साइज के एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट वेट की। तो एयरक्राफ्ट का जो वेट होता है वो हम लोग जो है
इस तरह के 5 टाइप के वेट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। 5 टाइप के जो वेट है उसको हम लोग डिफरेंटली कंसीडर करते हैं डिजाइन में। मतलब जो डिजाइन एयरक्राफ्ट का जो वेट का जो पर्पस होता है निकालने का, कि हम लोग निकाल सके कि आपका जो है जो एयरपोर्ट पे जो भी पेवमेंट बनते हैं, जो भी पेवमेंट कंस्ट्रक्ट होते हैं, जिसमें आपका टैक्सीवे आता है, एप्रॉन आता है और रनवे आता है, तो उसमें जो पेव्ड एरिया है तो उसको जो डिजाइन करना पड़ेगा, तो उसके लिए लोड कितना कंसीडर करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को एयरक्राफ्ट का जो वेट है वो मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अब आता है जो पहला टर्म है मैक्सिमम ग्रॉस वेट टेक ऑफ वेट। इट इज द मैक्सिमम लोड विच द aircraft is certified to carry during takeoff, and airport payment are designed for the load this load। तो मतलब कि ग्रॉस टेक ऑफ वेट है, मतलब कि जैसे कि आपका एयरक्राफ्ट है वो जस्ट टेक ऑफ करने वाला है एयरपोर्ट से। ठीक है, तो इस केस में वो आपका सारा फ्यूल रखा होगा, फ्यूल का लोड आएगा, उसमें जो आपको पैसेंजर्स होंगे, कारों का लोड है, और जो ऊपर से जैसे थ्रस्ट लग रहा है वो भी आता है। मैक्सिमम ग्रॉस टेक ऑफ वेट है ये, मतलब कि कितना मैक्सिमम वेट लेकर जो एयरक्राफ्ट है वो आपका फ्लाई टेक ऑफ कर सकता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम स्ट्रक्चरल लैंडिंग वेट। It is the difference between the gross takeoff weight and the weight of fuel consumed during the trip. The main gear of an aircraft is designed to support the maximum structural weight because such situation rarely occurs. For instance, if aircraft start trouble immediately after the takeoff, the pilot has to careful return the aircraft to airport, and it should be so manipulated that the maximum landing weight is not exceeded। मतलब कि अब है कि हम लोग का पेमेंट ऐसा होना चाहिए कि जब एयरक्राफ्ट कहीं से फ्लाई होके आ रहा है, तो जब वो लैंड करने वाला है, लैंड करने के बाद जो उसका जो वेट है, वो उसका जो पेमेंट है वो बियर कर सके। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जब टेकअप कर दिया है एयरक्राफ्ट, लेकिन फिर से आपको अचानक से उसको रोकना पड़ेगा, तो जो है वो आपका जो एयरक्राफ्ट है उसको मतलब फ्लाई कर चुका है, फिर आपको कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपको फिर से आपको लैंड कराना पड़ रहा है आपको एयरक्राफ्ट को। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो पैसेंजर लोड है ही, और फ्यूल का लोड है, सब कुछ का लोड अभी रहेगा, तो उसके साथ जो आपका जो एयरक्राफ्ट है वो सारा लोड बेयर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और आपका जो पेमेंट है पेमेंट भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो सारा लोड बियर कर सके, मैक्सिमम लैंडिंग वेट बियर कर सके। वैसे मैक्सिमम स्ट्रक्चर लैंडिंग वेट को अगर कंसिडर किया जाए, तो आपका टेक ऑफ वेट और माइनस होता है वेट ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड। मतलब कि आपका जो टेक ऑफ वेट था उसमें से आप जो फ्यूल का जो वेट है, जो ट्रिप जो मूवमेंट में कंज्यूम हो गया है, उसको माइनस करने के बाद निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रक्चर लैंडिंग वेट। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेटिंग इम्पटी वेट। मतलब कि आपका जो एयरक्राफ्ट है वो इम्पटी है, मतलब उसमें कुछ नहीं है। तो मतलब कि जो एयरक्राफ्ट का जो क्रू होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, वो एयरक्राफ्ट के पार्ट में ही कंसिडर किए जाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट इक्वल टू the weight of an aircraft including crew and all the necessary gear required for flight is known as operating empty weight. It does not include payload and fuel. For a passenger aircraft, the operating empty weight will not be constant, but it will depend on the seating arrangement। ठीक है, तो आपका जो एयरक्राफ्ट का जो एम्प्टी ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट है, मतलब कि एयरक्राफ्ट का जो वेट होगा वो रहेगा, उसके अलावा जो उसमें ऑपरेट करने के जो क्रू स्टाफ है वो रहेंगे, बस। उसके अलावा आपका कोई वेट एक्स्ट्रा वेट नहीं होता है। मतलब कि आपका जो एयरक्राफ्ट है वो पूरा खाली है, वो पूरा एयरक्राफ्ट है बस खाली है, बस उसमें उसमें उसका जो क्रू है, मतलब कि वहाँ पे जो पायलट होते हैं, फिर जो भी सर्व करने के लिए जो स्टाफ होते हैं, एयर होस्टेस होते हैं, जो एयर स्टाफ होते हैं, वो सारे स्टाफ को जो वेट है सब मिला के हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट। पर उसमें अगर पेलोड ऐड कर देंगे, पेलोड मतलब कि पैसेंजर्स का लोड, जिसके लिए आपको पेमेंट मिल रही है, वैसे बोल सकते हैं पेलोड। द टर्म पेलोड इज यूज्ड टू मीन द टोटल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग लोड, एंड इट इंक्लूड्स द वेट ऑफ पैसेंजर एंड द देयर बैगेज, मेल एंड कार्गो। जितने लोड के लिए आपको पेमेंट मिल रही है उसको बोलते हैं पेलोड। ठीक है, तो पेलोड को अगर हम लोग यहाँ से निकाल दे एयरक्राफ्ट के वेट से, फ्यूल को निकाल दे, फ्यूल का वेट को, जो भी वेट रहेगा उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट। Next है zero fuel weight. It is the weight above which all additional weight must be fuel so that when the aircraft is in flight, the bending moment at the junction of the wing and fuselage does not become excessive। मतलब कि अगर इसमें फ्यूल को वेट है वो हम लोग हटा दे, तो बाकी सारे जितने वेट है वो आपका इतना होना चाहिए, ताकि
आपका जो एयरक्राफ्ट है वो सारा जो वेट है, जो फ्लाइट के दौरान सारा बेंडिंग मोमेंट, वो सारी चीज़ों को बियर कर सके। तो वो सारा लोड मिलाकर आपको बोलते हैं जीरो फ्यूल वेट। मतलब ऑपरेटिंग एम्प्टी वेट प्लस फ्यूल को आप ऐड कर देंगे, जो होगा वो कहलाएगा जीरो फ्यूल वेट। ठीक है। अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयरक्राफ्ट वेट के बारे में। मतलब कि जो एयरक्राफ्ट का वेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसका। तो अगर आप देखेंगे शॉर्ट रेंज के जो एयरक्राफ्ट होते हैं, मतलब स्मॉल डिस्टेंस में आपको जाना पड़ता है, उसमें आपका एम्प्टी वेट होता है, मतलब जो एयरक्राफ्ट का मेन वेट होता है 66% होता है, जबकि 24% वो लोड बियर कर सकता है और 6% तक उसके फ्यूल लेके चलता है। वो फ्यूल रिजर्व आपका 4% होता है। ठीक है। नेक्स्ट है मीडियम रेंज है। तो इस केस में आपका पेलोड बढ़ जाएगा, पेलोड आपका घट जाता है और उसमें ट्रिप फ्यूल बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे आपका लॉन्ग रेंज में जाएंगे तो वैसे वैसे आपका ट्रिप फ्यूल बढ़ता जाएगा और पेलोड घटता जाएगा। ठीक है। तो हम लोग ये देखा जाता है कि आपका जिस तरह आप लॉन्ग रेंज में जाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस जाएंगे, तो आपका ट्रिप फ्यूल की वजह से आपका पेलोड पर कम होता है, पेलोड आप कम ही ले जा पाएंगे इस कंडीशन में। अगर आप डिस्कस करते हैं तो व्हील अरेंजमेंट पर, तो एयरक्राफ्ट की जो व्हील अरेंजमेंट है उससे डिपेंड करता है कि उससे रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे। तो वैसे अगर बात की जाए व्हील अरेंजमेंट की, तो नॉर्मली स्मॉल एयरक्राफ्ट में आपके सिंगल व्हील अरेंजमेंट होती है, जो आपके स्मॉल साइज के एयरक्राफ्ट होते हैं या फिर प्राइवेट जेट्स होते हैं उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूअल व्हील भी आप टाइप के एयरक्राफ्ट मिलते हैं, जो स्मॉल साइज के आपके पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं। उसके अलावा 2D ड्यूअल टैंडम जो है एयरक्राफ्ट भी होते हैं, जो कि हायर वेट लोड ले जाने के लिए आपके हायर साइज के पैसेंजर एयरक्राफ्ट में होते हैं। उसके बाद अब बात की जाए डबल ड्यूअल टेंडम बोइंग 747, तो ये बोइंग की जो है 747 टाइप की जो एयरक्राफ्ट है उसमें इस तरह की आपको ड्यूअल टेंडम बिल आपको देखने को मिल सकती है। और ये नेक्स्ट है ट्रिपल टैंडम बोइंग व्हील। ट्रिपल टैंडम के जो एक्सल का जो लोड है, जो व्हील अरेंजमेंट है, वो आपको बोइंग 777 देखने को मिल जाएगी। और जो है इस तरह की जो व्हील अरेंजमेंट है, जिसमें मतलब कि एक टैंडम एक मतलब ट्राइडम है, तो इसको हम लोग देखने को मिल जाएगा आपको एयरबस की A380 में। मतलब कि जो मेन एयरक्राफ्ट को जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बोइंग एंड एयरबस है, तो इन्हीं में आपको इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके व्हील अरेंजमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो आपके ये सब जो है आप फ्रंट वाले हैं, ये नोज गियर हैं, और ये आपके नोज गियर हैं, बाकी तो इस तरह के जो आपके जो व्हील अरेंजमेंट है वो मेनली देखने को मिल जाएंगे आपको कार्गो प्लेन्स में, मतलब जो हेवी लोड को ढोते हैं या फिर जो मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उस तरह के एयरक्राफ्ट में। तो एयरक्राफ्ट का जो व्हील का कॉन्फ़िगरेशन है उससे डिपेंड करता है कि आपका रनवे का थिकनेस क्या होगा, टैक्सीवे का थिकनेस क्या होगा, एप्रोन का थिकनेस क्या होगा, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है ग्राउंड में, उस पर डिपेंड करता है। जो टर्निंग है वो डिफिकल्ट फॉर मोर वेट इन केस ऑफ शार्प कर्व। तो आपके जो रनवे है, रनवे से आप जस्ट आपका टैक्सी वे के थ्रू जाना है, तो टैक्सी में जैसे टर्न हो रहा है, इसमें जो शार्प कर्व है उस पर डिपेंड करता है कि आपका शार्प कर्व कैसा होना चाहिए। डिपेंड करेगा कि किस तरह के आपके एयरक्राफ्ट वहाँ पे लैंड होने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी, डिपेंड ऑन द सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइडेड एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन व्हील कॉन्फ़िगरेशन। तो जो एयरक्राफ्ट की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है आपके व्हील कॉन्फ़िगरेशन पर ही, और इसी पर डिपेंड करता है कि आपका कितना लोड आपका ट्रांसफर होगा आपके रनवे में या फिर टैक्सीवे में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मिनिमम टर्निंग रेडियस को। मिनिमम टर्निंग रेडियस इज a major factor which is required for design the turning curve between runway and taxiway. It can be determined by following procedure. तो अगर आपको निकालना है कि एक एयरक्राफ्ट का जो टर्निंग रेडियस क्या है, मिनिमम टर्निंग रेडियस क्या है, मतलब कि आपको पाथ बनानी है, रनवे से आपको टैक्सी बनानी है, तो उसमें बहुत जगह पर आपको टर्न देना पड़ेगा। टर्न बनाने के लिए आपको आपको मिनिमम एरिया चाहिए, रेडियस चाहिए आपको जितने में आप टर्न करा सके। क्योंकि अगर लार्ज रेडियस रखते हैं तो आपको लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि बहुत कम मिल पाता है बिजी एयरपोर्ट्स में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि टर्निंग रेडियस निकालना है, तो उसको निकालने के लिए प्रोसीजर है वो द लाइन थ्रू द एक्सिस ऑफ नोज गियर व्हेन इट इज at maximum angle of rotation is drawn. The maximum angle of rotation is specified by the manufacturers, and for a large turbojet it is between 50 to 60 degree. ठीक है। जो नोज गियर है या नोज व्हील जो है उसको आपकी कितना मैक्सिमम एंगल टर्न कर सकते हैं आपके मेन फ्रंट से, तो वो आपको मालूम होना चाहिए, जो कि आपके
जो मैन्युफैक्चरिंग बताते हैं कि आपको कितना होना है इसका। तो लगभग 50 टू 60 डिग्री होता है ये, तो 60 डिग्री तक ये होगा, तो इससे लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक, ठीक है। और उसके बाद अनदर लाइन थ्रू द एक्सिस ऑफ टू मेन गियर इज ड्रॉन। तो दोनों जो दो मेन गियर हैं उससे हम लोग सेंट्रल लाइन ड्रॉ करते हैं। जो पॉइंट कट करता है उसको मानते हैं हम लोग सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। और नेक्स्ट है द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ रोटेशन विद द हेल्प ऑफ द टिप of farther wing of the aircraft is known as minimum turning radius. The part of the nose gear and main gear can also be drawn. तो हम लोग यहाँ सेंटर मानकर इसके जो फारदेस्ट जो विंग है उसका जो टिप को लेकर जो सर्कल बनाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग, ये आपका हो जाएगा टर्निंग रेडियस, ठीक है। तो इतना आपका स्पेस चाहिए होता है एक एयरक्राफ्ट को टर्न करने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेमेंट बनाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपके इस स्पेस में उतना जगह आपको खाली रखना पड़ेगा ताकि कोई एक्सीडेंट हो ना हो और कोई एयरक्राफ्ट इजीली वो टर्न हो जाए किसी भी टर्निंग पर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मिनिमम सर्कलिंग रेडियस का। इट इज द मिनिमम रेडियस व्हिच इज रिक्वायर्ड एन एयरक्राफ्ट टू सर्किल इन द स्काई till the permission of landing granted minimum circling radius affect the airport in the following manner, ठीक है। तो जो है एयरक्राफ्ट है आपका, यहाँ पे रनवे है और पूरा टर्मिनल बिल्डिंग है, आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, ये सारी चीजें कहीं लोकेशन पे है और आपको एक एयरक्राफ्ट को वहां पे उस एयरपोर्ट पर लैंड कराना है। तो लैंड कराने के लिए आप एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं पर आपको किसी वजह से आपका जो ये एयरपोर्ट पे वो आपका स्पेस नहीं है या फिर आपको कोई कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो इस करंट कंडीशन में जो जो एक एयरक्राफ्ट है उसको परमिशन नहीं दी जाती है को लैंड करने के लिए। तो तब तक जब परमिशन नहीं मिल जाती तब तक एयरक्राफ्ट को आपको वो एयर में ही रखना होता है। तो एयर में रखने के लिए वो एक जगह पर वो स्टिल तो हो नहीं सकता, इसलिए वो किसी खास जगह पर वो इनसर्कल करता रहता है, मतलब गोल गोल घूमता रहता है। जैसे वो परमिशन मिलेगा वो जो है एयरक्राफ्ट वहां जाकर वो रनवे पे जाकर वो लैंड हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो है मिनिमम सर्कलिंग रेडियस होता है हर एयरक्राफ्ट की, वो कितने डिस्टेंस में वो आपका सर्कलिंग कर सकते हैं स्काई में। तो जो उसका जो मिनिमम सर्कलिंग रेडियस होता है उससे जो इफेक्ट आता है वो डिस्कस कर लेते हैं। डिफाइन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नियर बाई एयरपोर्ट। तो एक मेजर सिटी में अगर दो एयरपोर्ट है तो दोनों एयरपोर्ट का जो मिनिमम सर्कलिंग रेडियस है दोनों को इफेक्ट कर सकता है। मतलब दो एयरपोर्ट है, दोनों का मिनिमम सर्कलिंग रेडियस कुछ है और वो अगर वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा तो एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। तो कितना मिनिमम डिस्टेंस रखना चाहिए वो डिपेंड करता है आपके सर्कलिंग रेडियस पर। नेक्स्ट है फॉर लॉन्ग larger aircraft it will be in kilometer, hence more distance is required between two airport। तो लार्जर एयरक्राफ्ट है उसको किलोमीटर्स में रिक्वायरमेंट होता है इंसर्कलिंग रेडियस करने के लिए, इंसर्कलिंग करने के लिए। तो इस केस में आपको दो एयरपोर्ट के बीच में लार्जर डिस्टेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि आपको मुंबई में एक एयरपोर्ट है और उसके अलावा नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है, दिल्ली में भी जो भी एयरपोर्ट है उसको एक्सपैंड किया जा रहा है। तो अगर आप एक ही सिटी में एक बड़ मेगा सिटी में दो एयरपोर्ट ला रहे हैं उस कंडीशन में हो सकता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आए। तो एडजस्टमेंट ऑफ टाइमिंग ऑफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ, तो इसमें आपको अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक में तो एयरपोर्ट है तो आपको लैंडिंग एंड टेक ऑफ में कुछ आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एयरपोर्ट कैपेसिटी आपका प्रॉब्लम में आ सकता है, मतलब कम हो सकती है, जितना आपका जो पास जो एरिया है जितना आप हैंडल कर सकते हैं उससे कम ही हैंडल कर पाएंगे क्योंकि आपका सर्किल रेडियस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो जॉइनिंग लॉ रिलेटेड टू हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो जोनिंग लॉ होता है मतलब कि कोई भी एयरपोर्ट है उसके आसपास जो भी बिल्डिंग्स बनेंगी उसको जोन में क्लासिफाई किया जाता है कि आपके इस हाइट तक इस डिस्टेंस तक एयरपोर्ट के इस डिस्टेंस तक आपको इतने हाइट से ज़्यादा बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो जो अगर दो एयरपोर्ट है या फिर आपका सेगमेंट जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही रिस्ट्रिक्शन आपको लगाना पड़ेगा कि आपको लॉ में कि आपको कि एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर दूर पर आपको कितना मैक्सिमम हाइट तक बिल्डिंग बना सकते हैं। तो ये सारी जोनिंग लॉ भी आपको देखनी पड़ेगी कि आपका जो मिनिमम सर्किल रेडियस क्या है उसके उस पर। तो मिनिमम सर्किल रेडियस जो आपका मेनली जो होता है स्मॉल एविएशन एयरक्राफ्ट के लिए जो कि काम करते हैं वीएफआर पर, मतलब विजुअल फ्लाइट रूल्स पर। विजुअल फ्लाइट रूल्स मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो सारे जो फॉलो कर रहा है वो विजुअल फ्लाइट रूल पर डिपेंड कर रहा है। विजुअल फ्लाइट रूल क्या है कि एयरक्राफ्ट है वो अगर लैंड करना चाहता है या टेक ऑफ करना चाहता है तो जो भी आपको
बाहर आपको कॉकपिट से दिखाई दे रहा है, उस पर वो रिलाई करके वो टेक ऑफ या लैंड कर रहा है। मतलब उसके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं ताकि जान सके कि वो कितने हाइट पे फ्लाई कर रहा है, कितने एंगल पे फ्लाई कर रहा है। लेकिन वो विजुअली वो चेक करता है जो पायलट है, तो उसके जो डिफरेंट रूल्स होते हैं उसको फॉलो करके जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है तो उसको बोलते हैं वीएफआर रूल से फ्लाई कर रहा है। तो वीएफआर पर विजुअली फ्लाइट रूल से जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे होते हैं तो वो कम रिस्ट्रिक्शन में भी वो फ्लाई कर सकते हैं। मतलब वो अगर आपको क्योंकि वो आप देख सकते हैं कि आपके सामने क्या है, क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। आप उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको 1.6 किलोमीटर होता है सर्किल रेडियस एक स्मॉल एयरक्राफ्ट के लिए। अगर बिगर एयरक्राफ्ट है और 2 पिस्टन इंजन है और वीएफआर कंडीशन में भी लग रहा है तो उसको बोल 3.2 किलोमीटर है। पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट है जो अंडर आईएफआर कंडीशन है। मतलब कि अगर आप एयरक्राफ्ट को फ्लाई करवा रहे हैं आईएफआर कंडीशन मतलब इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स में। इसका मतलब है कि जो आपका एयरक्राफ्ट है अगर किसी एयरपोर्ट पे किसी फॉग की वजह से या फिर नाइट की वजह से आपको पूरी तरह से विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो आप विजुअल पर आप रिलाई नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ रिलाई कर रहे हैं किस पर इंस्ट्रूमेंट्स पर। जो एयरक्राफ्ट में इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उस पर रिलाई कर रहे हैं। तो उसके फॉलोइंग उसके फ्लाइट रूल से आप फ्लो फॉलो करके आपको लैंडिंग या टेकऑफ कर रहे हैं। उसके लिए आपको प्रॉब्लम मतलब कहीं मिस्टेक हो सकती है। इसीलिए हम लोग उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा निकलते हैं। इस कंडीशन में हम लोग का मिनिमम सेटिंग रेडियस 13 किलोमीटर का मान चलते हैं क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है इसलिए। जेट इंजन है तो उसके लिए आईएफआर कंडीशन में आपका 80 किलोमीटर तक आपका सेटिंग रेडियस हो सकता है। तो ये हम लोग ध्यान में देना पड़ता है आपको आपको टेक ऑफ या लैंडिंग करने समय या फिर तो एयरपोर्ट को बीच में डिस्टेंस रखने के समय। ठीक है। अब चलते हैं साइज ऑफ एयरक्राफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो आपका एयरक्राफ्ट का जो साइज है वो कैसे वो डिफाइन करते हैं हम लोग फ्यूजलेज की लेंथ से। मतलब कि एयरक्राफ्ट का जो है नोज टू टेल उसका लेंथ कितना है उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजलेज। फ्यूजलेज फ्यूजलेज का लेंथ आपका कितना है तो ये आपका लेंथ है। लेंथ पर डिपेंड करता है कि आपका जो टैक्सी वे है उसको कितना वाइडिंग करना पड़ेगा कर्व पे, कितना एप्रोन का साइज होगा, कितना हैंगर्स का साइज होगा उस पर डिपेंड करता है। गियर ट्रेड क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मेन गियर्स एंड इट कवर्स द मिनिमम टर्निंग रेडियस ऑफ द एयरक्राफ्ट। मतलब कि आपका जो टर्निंग रेडियस है वो डिपेंड करता है गियर ट्रेड पर। तो ये साइज ऑफ एयरक्राफ्ट पर डिपेंड करता है। हाइट ऑफ इट इज डिसाइड द हाइट ऑफ द हैंगर गियर एंड अदर मिसलेनियस इंस्टॉलेशन इनसाइड द हैंगर। तो आपको किसी बिल्डिंग में एयरक्राफ्ट को लेके जाना है उसका जो हाइट है जितना बड़ा हाइट होगा उतना ही बड़ी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट है टेल विड्थ। टेल इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द साइज ऑफ पार्किंग एंड एप्रॉन। आपका टेल विड्थ कितना है जो आपका आपका जो एयरक्राफ्ट है उसमें विंग के अलावा जो आपका टेल है टेल का विड्थ कितना है जो कि आपके आसपास बिल्डिंग के अकॉर्डिंग आपको सेट करना पड़ेगा। व्हील बेस इट डिफाइंस द मिनिमम रेडियस ऑफ टैक्सी वे। तो टैक्सी वे का रेडियस क्या होना चाहिए वो व्हील बेस पर भी डिपेंड करता है। Wing span it governs the width of taxiway, clearance of distance between two parallel traffic ways, size of apron, hangars, width of hanger gate। तो जितना ज़्यादा आपका साइज होगा उतना ही ज़्यादा आपको विड्थ रखना पड़ेगा टैक्सीवे का। और पैरेलल टैक्सीवे है मतलब दो टैक्सीवे साथ में जा रहे हैं आसपास जा रहे हैं। इस कंडीशन में आपको दोनों एयरक्राफ्ट के अकॉर्डिंग बीच का जो क्लियरेंस है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा, नहीं तो जाके कोलिजन हो सकता है। तो क्लियरेंस भी डिपेंड करता है उसमें। और उसके अलावा एप्रोन का साइज क्या होगा, हैंगर का साइज क्या होगा, विड्थ ऑफ हैंगर गेट कितना होगा, सारी चीज़ें डिपेंड करती है विंग स्पैन पर। ये सारे जो इम्पोर्टेंट आपके जो फैक्टर्स हैं साइज के वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही जो एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट है टेक ऑफ एंड लैंडिंग डिस्टेंस। Take off and landing distance is a characteristic of an aircraft which will be used to deciding the runway length. But there are also a number of factors which such as the altitude of the airport, gradient of the runway, direction of the and intensity of wind, temperature, and the number of landing and taking off, manner of landing and taking off, which influence to the taking off and landing distance। ठीक है। तो आपको जो एयरक्राफ्ट है वो कितना डिस्टेंस में लैंड कर सकता है और कितना रिक्वायरमेंट है आपको टेक ऑफ करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि आपका रनवे लेंथ क्या होना चाहिए।
लेकिन और सब भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका एल्टीट्यूड ऑफ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट कितने एलिवेशन में मीन सी लेवल से कितने हाइट पे है, कितने एलिवेशन पे है, उसका रेडियस लेवल क्या है, ग्रेडियंट क्या है रनवे का, कितने स्लोप में है ग्रेडियंट, आपका विंड वहां पे कैसा रहता है, विंड का इंटेंसिटी कितना रहता है, टेम्परेचर कितना रहता है, ये सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपका लैंडिंग डिस्टेंस और टेक ऑफ डिस्टेंस कितना होगा। तो इसी से हम डिसाइड करते हैं रनवे लेंथ। तो आपके एक एयरपोर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स और वहाँ के आसपास के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको भी ध्यान में रख के हम ये डिसाइड करते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोपल्सन पर। द टाइप्स ऑफ इंजन यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। The method of propulsion adopted for a particular aircraft will decide the size, speed, and weight carrying capacity and noise nuisance certificates. तो टाइप्स ऑफ इंजन के बारे में मैंने पहले बताया था कि आपका जो जेट इंजन हो सकता है या फिर आपका प्रोपेलर इंजन हो सकता है। तो जेट इंजन होगा, प्रोपेलर इंजन होगा, तो उस पर डिपेंड करता है करेगा कि आपके एयरक्राफ्ट का साइज क्या है, इसका स्पीड क्या है, वेट क्या है, वेट कैरिंग कैपेसिटी क्या है, कितना नॉइज क्रिएट कर सकता है। ये सारे फैक्टर्स आपको डिजाइन पे इफेक्ट करते हैं। अगर बात करें टायर प्रेशर एंड कॉन्टैक्ट एरिया का, द टायर प्रेशर एंड द व्हील लोड विल give an indication of width, type and strength of pavement required for different types of aircraft. तो ये टायर प्रेशर एंड कॉन्टैक्ट एरिया का हम लोग कंसिडर करते हैं एयरपोर्ट के पेवमेंट के डिजाइन पर। नेक्स्ट है नॉइज। इट इज अ बिग प्रॉब्लम नेवर नियर डेवलप्ड एरिया। मेजर सोर्स ऑफ नॉइज आर इंजन, मशीनरी, प्राइमरी जेट। ठीक है, तो मेजर सोर्स आपके नॉइज का है आपका इंजन कैसा है, वहाँ पे इंजन कैसा है एयरक्राफ्ट का, और उसके बाद मशीनरी जो है, जो आपका जो जो गेयर्स है, मतलब जो उसके व्हील्स है, जो लैंडिंग टाइम में बहुत ज़्यादा नॉइज क्रिएट करते हैं। उसके अलावा है प्राइमरी जेट, जो स्टार्ट करते समय ही जस्ट आपका बूम से आवाज़ करके वो स्टार्ट होता है, जो बहुत सारा हॉट एयर वो रिलीज करता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी जेट, जस्ट स्टार्ट होने के सामने ही, मतलब टेक ऑफ के टाइम में ही, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी जेट। और ये बहुत ज़्यादा नॉइज क्रिएट करता है। डिस्टर्बेंस आर मोर टेकिंग ड्यूरिंग टेक ऑफ। ठीक है, तो जिस जो बहुत सारा जो नॉइज क्रिएट होता है वो मेनली होता है टेक ऑफ के दौरान। और देयरफॉर साइज ऑफ एयरपोर्ट इज डिसाइडेड एज पर अमाउंट ऑफ परसीव्ड नॉइज एट द बाउंड्री लेवल ऑफ द। मतलब कि कोई आपका जो एयरपोर्ट में कोई रनवे है किसी लोकेशन पे, तो एयरपोर्ट का जो रनवे है वहाँ पे जो जैसे आपका टेक ऑफ करना स्टार्ट करेगा एयरक्राफ्ट, तो उस समय जो नॉइज क्रिएट करेगा, तो उसमें जो वहाँ पे नॉइज का लेवल होगा, वो धीरे धीरे डिस्टेंस जाने पर आपका नॉइज का लेवल कम होता जाता है। तो बाउंड्री हम लोग इसी तरह डिसाइड करते हैं एयरपोर्ट का, ताकि जो इसका जो नॉइज है वो बाद में बाउंड्री पर जो परसीव्ड नॉइज का लेवल है वो कम हो, और कम हो, सफिशिएंट हो, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। वहाँ तक हम लोग इसका एयरपोर्ट का डिस्टेंस रखते हैं, उतना बाउंड्री मेंटेन रखते हैं। तो आपका जो एयरपोर्ट का साइज है वो डिपेंड करता है कि आपका कितना नॉइज क्रिएट हो रहा है उस रीजन में। नेक्स्ट है रेंज। द डिस्टेंस दैट द aircraft can fly without refueling is known as range. There are a number of factors which influence the range of an aircraft. The most important are one being the payload. Usually as the range is decreased, the payload is increased and vice versa. तो नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक है कि एक एयरक्राफ्ट का रेंज कितना है। एयरक्राफ्ट का जो रेंज है, मतलब कि बिना रिफ्यूल करे आप कितने डिस्टेंस तक जा सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपका कि जो रेंज है वो डिपेंड करता है कि आपका कितना कम पेलोड लेके जा रहे हैं। जितना ज़्यादा पेलोड लोड लेके जाएंगे आप, उतना कम आप दूर तक ट्रैवल कर पाएंगे। तो आपका जो रेंज है वो डिपेंड करता है कि आप कितना लोड लेके जा रहे हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन payload and range is also affected by factors such as meteorological condition during flight, speed, fuel, wind, flight altitude and the amount of reserve fuel. तो ये सब पर डिपेंड करता है कि आपका कितना दूर तक आपका उस फ्लाइट की कंडीशन में, फ्लाइट के दौरान आपका जो आसपास का जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशन है, जो मौसम की जो सिचुएशन है वो कैसा है, स्पीड कितनी है विंड की, वहाँ का फ्यूल आप कितना लेके जा रहे हैं, और आपका फ्लाइट का जो हाइट किस हाइट पे आप वो ट्रैवल कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने डिस्टेंस तक जा सकते हैं। तो अगर आप लार्जर डिस्टेंस जा रहे हैं, तो अगर बीच में रिफ्यूलिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको बीच में ना चाहते हुए भी कहीं न कहीं आपको एक एयरपोर्ट बनाना ही पड़ेगा रास्ते में। ठीक है? तो आप अगर एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस तक आप ट्रैवल कर सकें, तो अगर आपको लोकेशन कहीं दूसरी जगह पर है, तो आपको चाह के भी आपको बीच में कहीं न कहीं एयरपोर्ट बनाना ही पड़ेगा, ताकि आपको बीच में रिफ्यूलिंग की सुविधा मिल सके 2 एयरपोर्ट के बीच में।
तो रेंज है ये भी मेन फैक्टर है कि आपको और किस लोकेशन पे आपको बढ़ाना चाहिए वो डिसाइड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फ्यूल स्पीड। स्पीडिंग ऑफ फ्यूल ऑकर्स व्हेन द इंजन इज शट डाउन और लूजिंग स्पीड। मतलब कि जैसे आपका हाई स्पीड से जो एयरक्राफ्ट है वो आ रहा था, तो वो अगर जैसे वो आपका स्पीड को कम करता है, ब्रेक अप्लाई करता है, तो फ्यूल है वो थोड़ा स्पिल हो सकता है। It is spilled fuel from the engine or the other location into aircraft. This may cause the speed when it is moving on runway or taxiway or apron. तो अगर आपका किसी टैक्सीवे एयर जो है रनवे है या एप्रोन पर कहीं पे फ्यूल स्पिल हो चुका है, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपको मूवमेंट करवाने में। तो बिटुमिनस पेमेंट जो होगा अगर बनाते हैं आप, तो वो बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टेड होता है फ्यूल स्पिलेज से। तो इस वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है आपके टैक्सीवे पर और रनवे पे। तो इसको हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, जिस वजह से हम लोग का जो पेमेंट में डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट आपका है जेट ब्लास्ट। दिस एस्पेक्ट बिलोंग्स टू एयरक्राफ्ट हैविंग जेट इंजन। जिसके पास जेट इंजन होगा उसमें जेट ब्लास्ट होगा। This is a blast that comes out of jet engine at rear of the aircraft to provide a force of movement. तो एक मूवमेंट कराने के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है, तो वो प्रोवाइड करने के लिए हम जेट इंजन में इस तरह का ब्लास्ट क्रिएट किया जाता है। If we consider the case where the aircraft is standing and jet blast is coming from the backside, it is hot and creates severe condition. मतलब कि जहाँ पे आपका एयरक्राफ्ट खड़ा है वहाँ पे जस्ट आपका जेट ब्लास्ट हो रहा है, तो बैक साइड में बहुत ज़्यादा हॉट स्मोक या फिर हॉट एयर रिलीज होता है, जिससे बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन क्रिएट होता है। तो इस सीवियर द severity depends on the height of tail and the angle of tailpipe. तो जो आपका एयरक्राफ्ट है उसमें जो टेल के पास आपका जो जेट इंजन लगा हुआ होगा या फिर आपके विंग्स के पास जो आपका जेट इंजन लगा होगा, तो उसके हाइट पर और कितने एंगल पे है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपका कितने दूर तक आपका उसका जेट ब्लास्ट का इफेक्ट आएगा। Hence the blast fences are needed to control the damage of the pavement. तो यहाँ पे आसपास हम लोग एक फेस बनाना पड़ता है ताकि आपको जो उसके जो डैमेज हो जाएगा वो आगे की तरफ मूव ना करे, या फिर वैसा हम लोग जनरली पेमेंट पर या फिर रनवे के पास ये बनाते हैं जिस ब्लास्ट पैड बनाते हैं, ताकि इससे कम से कम डैमेज हो और बार बार रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो था आपका कि एयरक्राफ्ट में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपके एयरपोर्ट को डिजाइन को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक एयरपोर्ट को बनाने के समय जो उसका जो साइट सिलेक्शन करना पड़ता है, साइट सिलेक्शन करने के लिए हम लोग कौन-कौन से पैरामीटर को ध्यान रखते हैं, कौन-कौन से सर्वे करते हैं। ठीक है, थैंक यू।